रेडॉक्स रिएक्शन से चैप्टर, जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था, वहां से मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो अब थोड़ी देर सिर्फ सुनना, क्योंकि ट्वेल्थ के पहले टॉपिक के लिए ये नॉलेज जरूरी है। एग्जैक्टली ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो अब थोड़ी देर सिर्फ सुनिएगा क्या है, और जैसे ही आपको लिखने वाले टॉपिक आएंगे मैं बताऊंगी, उससे पहले सब कुछ सिर्फ सुनो, उस नॉलेज को आगे इस्तेमाल करना है। तो कोशिश ये करिएगा, सुनते सुनते अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट सुनना मिस मत करिएगा। अब गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या रेडॉक्स चैप्टर में सबसे बड़ी चीज हमने क्या पढ़ी थी? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जो हमेशा एक साथ होते हैं। इन शॉर्ट, रिडक्शन का क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन छीन के ले रही हूं तो मेरा हो रहा है रिडक्शन। मैं ऐसे ही हवा में से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकती, किसी से छीनना या मांगना पड़ेगा। अगर किसी से मैंने मांगा है तो उसको मैंने क्या कर दिया है? ऑक्सीडेशन। तो जिससे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और मेरा हुआ रिडक्शन। दैट्स व्हाई वी से अगर कहीं रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी साथ में है। रिडॉक्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेट। एक होगा तो दूसरा जरूर होगा। हर वो चीज जो खुद रिड्यूस हो रही है, सामने वाले को क्या कर रही है? ऑक्सीडाइज। तो कैन आई से जिसकी भी रिडक्शन की टेंडेंसी है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, होगा। आज का टेस्ट इन्हीं चीजों पे है। सारे +1 के कॉन्सेप्ट जो मैं अब उठा के ला रही हूं उसी पे आज का टेस्ट है। ये सेम डीपीपी जो मैं आज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं, सेम डीपीपी आपको +1 के एंड में दी गई थी, और टेस्ट भी सेम जो मैंने +1 के रेडॉक्स के एंड में लिया था वो दोबारा ले रही हूं, क्योंकि हमें पता है हम भूल जाते होते हैं। सब कुछ सेम मिलेगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर बदले तो बदले। तो अब रेडॉक्स दोनों साथ होते हैं। अगर मैंने एक ही कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर सिल्वर की इलेक्ट्रोड लगा दी, तो एक्टिविटी सीरीज से आप याद रखते हैं कि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर को रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि सिल्वर इज मोर रिएक्टिव। व्हेन मेटल इज मोर रिएक्टिव, व्हाट डज इट गो? वेयर डज इट गो? इट गोज फॉर ऑक्सीडेशन। तो मेटल का ऑक्सीडेशन होना है। जब सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो कॉपर को कहेगा बेटा तुम जाओ। जब मैं ऑक्सीडाइज हो रही हूँ सिल्वर, तो मैं अपना ऑक्सीडाइज होने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे रही हूँ। जब अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दे रही हूँ तो मैं रिड्यूस होना पड़ेगा। तो कॉपर 2+ जो अच्छा खासा सोल्यूशन में बैठा है उसको रिड्यूस होके कॉपर डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक ही, ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा, ये मैं अपना बैकग्राउंड दे रही हूँ। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही कंटेनर में कर दिया तो घुल मिल जाएगा, जो जो भी कलर वगैरह चेंज होने होंगे वो हो जाएगा। बट हमें ये स्ट्राइक करता है, एक चीज से मुझसे इलेक्ट्रॉन चल के आप तक जाना है, या आपसे इलेक्ट्रॉन चल के मुझ तक आना है, तो बीच में एक तार लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा होगा और बीच में मैंने उनको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एक तार से, डायरेक्ट मिक्स नहीं किया, तो उस तार के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाने मजबूर हो जाएंगे। जब किसी तार, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू मैं इलेक्ट्रॉन भेज रही हूं तो मैं बिजली बना रही हूं। सो रेडॉक्स यहां पे आपका सेल शुरू हुआ था, मैं वहां से अब शुरू करती हूं कि अगर मुझे आइडिया आया कि मैं दो चीजें जिनका फिक्स है, पता है पहले से ही, दे विल अंडरगो इनटू अ रेडॉक्स कपल, वो रेडॉक्स कपल बनाएगा। एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्यों ना उनको दूर दूर दो अलग अलग कंटेनर्स में कर दूं, जो कि गैल्वेनिक सेल था। क्लास 11th का लास्ट टॉपिक होता था गैल्वेनिक सेल, क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। और ये बकायदा एनसीईआरटी में दोबारा दिया है, ऐसा नहीं एनसीईआरटी से बाहर है, बोर्ड में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, जिंक की इलेक्ट्रोड ली, अब कोई नोट ना करे सिर्फ सुने, और नीचे क्या दिया, जिंक सल्फेट की सोल्यूशन। हर मेटल को उसके आयंस के कांटेक्ट में होना कंपलसरी है, तभी ये बात फीजेबल है। आपको यही नेगेटिव मार्किंग करवाई जाती है, आपको यही ट्रिक किया जाता है कि आप पिक्चर तो ध्यान में रख लेते हैं, कंटेंट रह जाता है। एवरी आयन हैज टू बी इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस, तब जाके ऐसा कुछ है जो इस चैप्टर की चीजें एप्लीकेबल होंगी उस पर। तो मैंने जिंक को किसके कांटेक्ट में रखा? जिंक सल्फेट। मैंने कॉपर को किसके कांटेक्ट में रखा? कॉपर सल्फेट। एक्टिविटी सीरीज क्लास 10th की, मैं सोच रही हूँ 11 तो हमने करी ही नहीं है, वो तो मैं अब करा रही हूँ। अगर एक्टिविटी सीरीज क्लास 10th की लूं तो उसमें पहले से ही आपको पता है जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है। जो चीज मेटल रिएक्टिव होने का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना, फटाक से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, यानी कि खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। जैसे ही जिंक को पता लगे उधर कॉपर बैठा है, पता कैसे चलेगा? कनेक्ट देम, मिलने तो दे दोनों को। तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक कंडक्टिंग वायर लगा दी।
इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जिंक 2 पॉजिटिव इज इन कॉन्टैक्ट विद जिंक, जहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इस जिंक 0 को पता चलता है सामने कॉपर मौजूद है, ठीक है तो है, दो मेटल कब से रिएक्ट करने लग गए, इनके तो एलॉय बनते हैं। लेकिन ये कॉपर फिर किससे कनेक्टेड है? कॉपर 2+ से। जिंक को जैसे ही पता चला है उधर कॉपर 2+, इट इज इन कॉन्टैक्ट, नॉट इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाया अ कंडक्टिंग वायर। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखते ही जिंक ललचाएगा कि मेरे को तो उसके सामने तुमने खड़ा कर दिया, बेसिक नेचर है, आई विल रिएक्ट, आई विल ऑक्सीडाइज माई सेल्फ, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा ही दूंगा, उसको लेने पड़ेंगे, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो इसको कॉपर 2+ को देखते ही जिंक क्या करता है बच्चों? जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, ये यहां पे छोड़ दिए, इसने छोड़ दिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करने चाहिए? वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देख के यहां ट्रेवल करने चाहिए, फेयर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसने इस इलेक्ट्रोड पे छोड़े तो यहां पे किसका पूल बनना शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का। एक जिंक नहीं, फिर तो लाइन से सारे जिंक दो 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 इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाएंगे, तो इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, हो क्या रहा है इस इलेक्ट्रोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसके लिए स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, उसको बोलते हैं एनोड। और ये मैंने आपको तब भी याद कराया था, अब भी याद करा दूं, रेड कैट से, रिडक्शन एट कैथोड। रेड कैट आपको याद रहेगा, रिडक्शन एट कैथोड, इट मींस ऑक्सीडेशन एट एनोड। यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन चल के इधर गए तो कॉपर 2+ तक पहुंचे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहां तक आए? इस कॉपर तक आए, और इस कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना मजबूरी होगी, इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह से थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी कॉपर इस पे जमा होना शुरू हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कॉपर नीचे बैठना चाहिए, बट ऑलरेडी जब कॉपर की रॉड है और कॉपर बनेगा तो वो उसी के ऊपर चिपकेगा। ऑलरेडी कोई सरफेस होता है तो कॉपर उसी के ऊपर चिपकता है जाके। अगर मैंने इलेक्ट्रोड ना दी होती, कुछ और तरीके से दिया होता तो बात अलग थी, बट कॉपर को कॉपर ही दिख गया तो ये उसी के साथ जाके अडहेर होगा, एडहेसिव की तरह काम करेगा और चिपक जाएगा जाके। और ये इस तरह से चिपकता है, आसान नहीं होता इसको उखाड़ना। हम लोगों ने देखा है इस कॉपर की कैथोड को, इसके ऊपर जो कॉपर जमता है, और उसको कितने इंडस्ट्रियली इक्विपमेंट ले लेके खुरच खुरच के इसके ऊपर से कॉपर उतारा जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिपक जाता है इसके ऊपर। सो कॉपर इस पे चिपकता जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी ये जिंक की इलेक्ट्रोड खोखली होनी शुरू हो जाएगी, पोरस होनी शुरू हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी, पतली होनी शुरू हो जाएगी, और ये मोटी होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इतना समझ पाती हूं तो मुझे लगता है यहां पर मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया होता तो मेरे को यह भी पता चल जाता कितनी वोल्टेज जनरेट करी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है करंट की डायरेक्शन। तो वोल्ट मीटर की निडल जहां टेल करती है वो क्या होता है? कैथोड। जहां एरो करती है वो क्या होता है? एनोड। लेकिन आप लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे होंगे, एंटिसिपेट भी कर रहे होंगे, अभी एक चीज आनी है जो मैम ने बोली नहीं, बस बताए गए। यहां पर वोल्ट मीटर की निडल या बल्ब, मैं कुछ भी लगा दूं जल जाएगा बल्ब, वोल्ट मीटर की निडल घूम जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला तो एग्जांपल ही होना चाहिए। एक केमिकल रिएक्शन से, अपने आप होने वाले केमिकल रिएक्शन से मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, यही कर रही हूं। लेकिन एक छोटा सा लूप होल छूट गया, सर्किट कंप्लीट नहीं है, कैसे निडल घूम जाएगी, कैसे बल्ब जल जाएगा? सर्किट शुड बी कंप्लीट। दूसरा ट्रबल, जब सर्किट आपने हाफ ओपन छोड़ दिया निडल नहीं काम करेगी। दूसरी इसमें दिक्कत क्या आ रही है, जो ये सारा आपके लिए रिपीट है इसीलिए मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही, क्योंकि ये रिपीटिशन का हिस्सा ले रही हूँ। दूसरी ट्रबल यहां ये आती है, आपने इलेक्ट्रॉन बताया, जिंक यहां छोड़ के नीचे गिरना शुरू हो गया। जिंक आयन कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन यहां छूटे तो जिंक 2+ कैन बी स्टेबल ओनली इन लिक्विड फेज, एक्वस मीडियम। आयन कभी भी बिना हाइड्रेट हुए जिंदा नहीं रह सकते, उनको वाटर का सहारा चाहिए, कोई हमें बचा ले। तो जिंक 2+ बनना मतलब उसको नीचे गिरना पड़ेगा। अगर वो नीचे गिर रहा है तो थोड़ी देर बाद यहां तो जिंक 2+ की भीड़ हो जाएगी। जब यहां जिंक 2+ की भीड़ हो जाएगी, यहां इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ हो जाएगी।
अब जब यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, ये बैक रूट नहीं फिर स्टार्ट हो जाएगा। जिंक 2+, भाई इधर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इधर जिंक 2+ इकट्ठे हुए जा रहे हैं, तो जिंक 2+ क्या करेगा, रुक जाओ और मत जाने दो, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस इसकी तरफ बैक अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। क्यों बैक अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज रिच और इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज रिच, उसको वहां तक ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ वापस से फिर आपस में शुरू हो गया, बल्ब जल गया, मेरा निडल फिर 0 पे आ गई। जब तक आप एक एक कंटेनर में इस बात की केयर नहीं करोगे, उसको न्यूट्रल रखो, कहीं इलेक्ट्रॉन फिर नीचे ना चला जाए, इलेक्ट्रॉन नीचे ना जाए, इलेक्ट्रॉन इधर ही जाए, इसके लिए मेरे पास टास्क क्या आ गया, नीचे पॉजिटिव को मैनेज करो भाई, जो नीचे पॉजिटिव चार्ज रिच होता जा रहा है उसको क्वेंच करिए, उसको अरेस्ट करिए, उसका कुछ तो करिए, वरना इलेक्ट्रॉन इधर अभी चलना शुरू नहीं है, उससे पहले वापस आना शुरू हो जाएगा, इनका आपस में इक्विलिब्रियम चल जाएगा, हो गया सेल। तो दो चैलेंजेस क्या है, ये सारा क्लास 11th का है। पहला चैलेंज आया, एक तो आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है, दूसरा चैलेंज आपके कंटेनर ही न्यूट्रल नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी चलना शुरू बाद में होगा, उसको लौटना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को कवर करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया, एक ब्रिज बनाया, और इस क्लास में मींस इस चैप्टर में 12th क्लास में सॉल्ट ब्रिज की वो सारी चीजें उठ के आएंगी जो 11th में नहीं कराई गई थी। आपके कुछ सवाल भी थे, यही वाला क्यों सॉल्ट यूज कर रहे हो, इसकी जगह ये यूज कर लें, तो नहीं, वो सारे सवालों के जवाब आयोनिक मोबिलिटी टॉपिक में हम इस बार आपको देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज जो बना, ये सॉल्ट ब्रिज बनाया, क्या मेरी क्लास में कोई मुझे बता सकता है इस सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम किया, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज? प्रांशी और सारा अपनी ओएमआर ले जाना, प्रांशी जाते हुए। हाँ जी, क्या किया इसने, एक तो सर्किट कंप्लीट किया। सर्किट ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाता है जब तक आयंस ना चले, मैंने सिर्फ सॉल्ट ब्रिज बना के खड़ा किया, लेकिन सर्किट तो तब कंप्लीट होगा ना इसके थ्रू आयंस ट्रेवल करें। अब हमारी पहली प्रॉब्लम, जिंक बढ़े जा रहा है, इधर बढ़े जा रहा है, उस जिंक को देख के इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ के जा रहा, वो वापस लौटना शुरू हो गया। ऐसा कुछ सोचा गया कि जिंक जो है, जिंक 2+, इसके थ्रू ट्रेवल करके यहां पहुंच जाए। जैसे जैसे जिंक इधर बढ़ता जाए, या तो मैं जिंक 2+ यहां पहुंचा दूं, क्योंकि उस कंटेनर में क्या हो रहा होगा, इमेजिन वहां के कंटेनर में क्या खेल चल रहा है, वहां के कंटेनर में कॉपर 2+ निकल निकल के चिपक रहा है उसके ऊपर कैथोड पे, पीछे क्या बच रहा है एक्सिस में, सल्फेट भर भर के, ये कंटेनर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये कंटेनर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कहां इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, वो कहेगा तुम पहले ही नेगेटिवली रिच हो। तो जिसमें भी जो चार्ज रिच है उसको न्यूट्रलाइज करो, पहला तो मेरा टास्क ये था। तो सॉल्ट ब्रिज लगाने वालों ने सोचा क्यों ना जिंक 2+ को कहें भाई चल के तू उधर जा, सल्फेट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस कंटेनर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसकी। या हम कह सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है, सल्फेट इधर से चल के इधर आ जाए, एनीथिंग। तो मेरे को इस सॉल्ट ब्रिज को इतना पोरस बनाना पड़ा जिसके थ्रू रिसाव हो सके, जिसके थ्रू कैपिलरी एक्शन के थ्रू निकल के एक आयन इधर से उधर जा सके। बट मेरे को भरोसा सा नहीं हुआ, क्योंकि ये सेल मेरे को कॉमन मैन तक पहुंचाना है, रिमोट में भी लगाना है, घड़ियों में भी लगाना है, और मेरे को मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर, कार बैटरी, मेरे को सब कुछ इसी सेल के ऊपर चल रहा है आज की डेट में। तो और ईवी आ गया तो पेट्रोल तो खत्म ही आ ही रहा है, सब कुछ इसके ऊपर है। तो मैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चूज कर सकती जिसमें बीच में ट्रबल आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स भर दिए, जैसे कि ये सब लिखे हुए अगली स्लाइड्स पे आएंगे, इसलिए नोट करने से मना कर रही हूं, एवरीथिंग विल बी रिटन। जैसे कि KNO3, KCl, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स। और यही क्यों, दोनों की आयोनिक मोबिलिटी सेम होती है। जिस स्पीड से पोटेशियम चल के इधर आएगा सल्फेट को मैनेज करने, उसी मोबिलिटी से नाइट्रेट उधर जाएगा जिंक को मैनेज करने। एक भी कंटेनर में अगर आयनिक मोबिलिटी पहुंचने में किसी एक आयन को टाइम लग गया, न्यूट्रलिटी खराब हुई, मेरी गाड़ी वहीं रुक जानी है, बैटरी चार्ज वहीं खत्म, मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, मेरा डेड डेड हो जाएगी बैटरी। तो आयोनिक मोबिलिटी का सेम होना एक बहुत बड़ी शर्त थी, तुम सॉल्ट ब्रिज में वही सॉल्ट डालो, प्लस वो किसी से रिएक्ट भी ना करे। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर मैंने वो वाले सॉल्ट डाले जो कि दोनों कंटेनर्स को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या मूव कर गया, आयंस,
तब जाके सर्किट कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई कहे ना सॉल्ट ब्रिज से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, नहीं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो आयंस मूव कर रहे हैं उससे सर्किट कंप्लीट हुआ, मेरे दोनों पर्पस सॉर्ट हो गए। तो किसी को भी इसके अच्छे नोट्स चाहिए तो मेरे पिछले साल के नोट्स को उनको नोट करना होगा जी, एक 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 चीज लिखी हो, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन अभी समझने पे ध्यान दीजिए। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एक स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाले रिएक्शन से मैं आज एक थोड़ी सी सही वोल्टेज निकाल के दे सकती हूँ, बना सकती हूँ। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मेरा पहला टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल को तोड़े जरा। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मतलब फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 हिस्सों में पढ़ाया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा हिस्सा है इलेक्ट्रोलिसिस, इसका जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जो रिएक्शन अपने आप हो नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उनको करना। और तीसरा हिस्सा जो आएगा हमारे पास, इस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में काफी फिजिक्स का फेरेडे लॉ वगैरह भी देखेंगे। और थर्ड पार्ट जो आएगा मेरे पास, वो आ जाएगा बैटरीज, जिसमें रॉकेट बैटरी तक हमें पहुंचना है, कार बैटरी, जो भी डिजिटल कैमरा बैटरीज, या जो आपकी रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच की बैटरीज, या जो भी बैटरीज हैं उसको पढ़ना है, राइट? कोरोजन एंड ऑल। तो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। 2 दिन लगते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कभी कभी 3 भी लग जाते हैं, डिपेंड करेगा हमारी आपकी स्पीड पे। नोट करने दो इनको पहले। तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कंटेनर। दूसरी चीज, टू कंप्लीट इंटरनल सर्किट बाय द फ्लो ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सिंपल एसर्शन रीजन बोर्ड्स का या नीट का या जेई का, उसमें ये पहली 2 स्टेटमेंट कभी भी पकड़ी जा सकती हैं। इसके बाद अभी लिखवाने के लिए लिखवा रही हूँ एलजेपी, पूछना नहीं, आज नहीं ले पाऊंगी एलजेपी, आज सारा +1 का टॉपिक लेना है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मैंने +1 में नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। 12th में ही आता है हमको भी पढ़ाना, 11th में आता ही नहीं है ये पढ़ाना। तो आपको एलजेपी कल मतलब अगली क्लास या उससे अगली क्लास में दिया जाएगा, इट्स लिटिल अर्ली। अभी सिर्फ आप नोट करिए कि सॉल्ट ब्रिज का एक्चुअली एक और रोल होता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना बन जाए। वो अभी आप नहीं समझ पाएंगे, 1-2 लेक्चर बाद प्रॉपर टॉपिक आएगा। तो इसे सिर्फ नोट करिए। कैमराज ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। अभी तेज, माहिर, अविका, अवनी, इफ पॉसिबल करिए। और ये पॉइंट ए आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन पॉइंट बी और सी आई होप आप समझ पाए। ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन टकराया था जिसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि आप क्या नोट्स की छोटी से छोटी चीज पढ़ते भी हैं। अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स आएंगी, सिल्वर इलेक्ट्रोड जरूर आएंगी, एनसीईआरटी में ही आएंगी, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का नहीं है, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रोड तो हम इस साल बहुत यूज करने वाले हैं। तो आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर केसीएल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एजी और सीएल आपस में रिएक्ट करके एजीसीएल बना सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट्स शुड बी नॉन रिएक्टिव। यही बात मैंने पॉइंट सी में लिख दी। अगर ये नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़े। कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्ज रिच होगा, एनोड पे तो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सेंटर है। कंटेनर में नीचे जिंक 2+ गिरने शुरू हो गए, बहुत सारे जिंक+2 गिरेंगे नीचे, तो कंटेनर में चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये दोनों आपस में कहीं एक दूसरे से अट्रैक्ट करके यही ना काम खत्म कर दें, इलेक्ट्रॉन को उधर जाना है, इसीलिए तो सॉल्ट ब्रिज से ब्लू कलर में सल्फेट दौड़े दौड़े आए इधर इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर। वो पूरा डायग्राम मैंने यहां डाल दिया, इसमें छोटे से छोटा डिटेल दोबारा आ गया। तो ये सारा आपका +1 का रिडॉक्स रिवाइज हो रहा है। मैं +1 का रिडॉक्स फिर रिवाइज नहीं कराऊंगी, सिर्फ टाइट्रेशन हिस्सा रिवाइज कराऊंगी। वो सारा हिस्सा आज के लिए रखा, और यही आपको मैसेज था कि आज +1 का रिडॉक्स रिवाइज होगा। सो दिस इज आर सेल। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिससे एक
अपने आप होने वाले केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और उसकी वोल्टेज अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा मैं कौन से सेल की बात कर रही हूँ। अभी बात चल रही है जो पिछली स्लाइड से गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। अभी गैल्वेनिक सेल की बात कर चल रही है, जिसमें एनोड कंटेनर कौन सा है, जिंक का। कैथोड कंटेनर कौन सा है, कॉपर का। आई होप ये आप सबके दिमाग में आ गया हो, और धीरे धीरे आज के टेस्ट से, डीपीपी से और आ जाएगा। अब आ जाते हैं, क्या सेल को हमेशा इतना कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंट करना है न्यूमेरिकल्स में? नहीं। तो अब क्लास 12th के जो आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, उसमें पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको सेल ऐसे दिया होगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है समझिए, जिनको नहीं पता है। लेफ्ट साइड में कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, और करेंगे हम उल्टा इसमें काम, आपको तंग करेंगे। लेफ्ट साइड में हमेशा एक फिक्स्ड रूल है, एनोड ही रखी जाएगी। आपने कभी दिमाग नहीं लगाना, ये देख के तो कैथोड लग रही है, यस वी विल बी डूइंग इट, कि आपको देख के कैथोड लगे, बट होगी क्या वो, एनोड। तो अनन्या, एनोड का मतलब क्या होता है, एनोड पर रिएक्शन क्या होता है? धीमा बोलना इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। गलती तो होगा, आज गलत कर लो ठीक है, 4 दिन बाद दिक्कत होगी। नहीं नहीं, एनोड पे रिएक्शन क्या होता है? रेड कैट, रिडक्शन इज एट कैथोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड ढूंढने का मतलब स्पेलिंग ढूंढना नहीं है कि हाँ जी एनोड है, एनोड ही नहीं। एनोड ढूंढने का मतलब है ये जो दो चीजें लिखी हैं, ये आपस में ऑक्सीडेशन शो कर रही हैं, यहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। और राइट हैंड साइड में जो कंटेनर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, कैथोड है ऑफ कोर्स, और उसमें क्या होगा, रिडक्शन। तो मेरे साथ साथ सभी लोग अपनी कॉपी में बनाइए, जिनको आता है वो सेल रिएक्शन लिखिए, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ समझिए कि कर क्या रहे हो मैम आप। क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसी होगी, एक सेल दे रखा होगा, पहले तो सेल रिएक्शन निकालिए। तो इफ आई से एनोड पर ऑक्सीडेशन, आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मैं रिएक्शन कैसे क्रिएट कर रही हूं। मैं खुद जब 12th में थी तब भी ऐसे ही क्रिएट करती थी, और अब तक भी ऐसे ही कर रही हूं। मतलब ये भी नहीं कि टीचर बनने के बाद मैंने अपना मेथड बदला, क्योंकि बड़ा सूटेबल है मुझे। मुझे पता है आयन पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, तो मैं सबसे पहले तो ये इंश्योर कर लेती हूं इस एम से क्या बन रहा होगा, M1 दिस। यहां भी 1 कर देती हूँ बच्चों, यहां भी 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो M1 से तो ये बन रहा होगा। दूसरे ही एंड पे कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन। रिडक्शन कब होगा, जब ये N प्लस जो है, N इलेक्ट्रॉन किसी और से एक्सेप्ट कर ले। तो कैथोड पे ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। रिडक्शन का मतलब क्या, आयन से मेटल बनना। तो रिएक्टेंट में मैंने किसको लिख दिया, M2 N पॉजिटिव को, और यहां से प्रोडक्ट में किसको लिख दिया, M2 को। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस। इलेक्ट्रॉन M1 लूज करेगा तभी उसका आयन बनेगा। तो M1 और इसमें एनोड वाली साइड में ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। जब मैं ऐसे बताती हूं तो काफी बच्चे, और मजबूरी है, यही अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आरपी आरपी हम ऐसे ही करेंगे बस। मैं इसी का वेट करती हूँ कि तुम ये रट लो, और तुम्हें पहला ही क्वेश्चन आज गलत करा दूंगी मैं। जिसने ये रट लिया कि पहले वाला रिएक्टेंट दूसरे वाला प्रोडक्ट, पहले वाला रिएक्टेंट दूसरे वाला प्रोडक्ट, खत्म। सोचना है हर बार, क्योंकि हम कुछ तो ट्विस्ट डालेंगे। क्या सोचना है, इधर होगा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस साइड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिससे हो रहा है और जिसमें कन्वर्ट हो रहा है, उससे आप चूज करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो अगर इसी बात को मैं एक M1 M2 में तो समझ नहीं आ रहा हमें कुछ, इसी बात पे यही है वो क्वेश्चन जो आपकी 12th की एनसीईआरटी के 3rd क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हर साल फिक्स्ड है, डाउट आता है, मैंने उसको अब अपनी स्लाइड्स में ही डाल दिया कि एक डाउट से तो बचूं मैं। और वो क्या है, मैं आपको एक सेल दे रही हूं, कमाल की बात है, अब दोनों नॉन मेटल दे दिए मैंने। नॉन मेटल देते ही थोड़ी सी बुद्धि घूमेगी, उल्टा होते ही हम खराब कर देते हैं काम। एक तरफ मैंने हाइड्रोजन गैस दिया और एक तरफ मैंने ब्रोमीन गैस दिया, और मैंने सेल नोटेशन में क्यों प्लेटिनम लिखा है। जब भी कोई गैस है वो इलेक्ट्रोड ऐसे सॉलिड सरफेस पे तो बनती नहीं है, गैस का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्लेटिनम के ऊपर गैस को चिपकाया जाता है। प्लेटिनम के जो क्रिस्टल में वॉइड्स होते हैं उसके अंदर गैस को भरा जाता है। तो कोई भी गैस की इलेक्ट्रोड के बाहर प्लेटिनम लिखा है या नहीं लिखा है, वन एज द सेम थिंग, अंडरस्टूड है प्लेटिनम होता है, होना चाहिए।
आपसे अगर लिखना पूछा जाए तो आपको प्लेटिनम लिखना चाहिए, हम क्वेश्चन में प्लेटिनम स्किप कर जाएं। अब मेरी क्लास मेरे साथ जरा इसका बनाए सेल रिएक्शन। ये है एनोड। एनोड पे क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन गैस के दोनों हाइड्रोजन ने एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, तब जाके 2 प्रोटॉन्स बने होंगे। ये मेरा कौन था? एनोड पे होने वाला रिएक्शन। फिर मैं कैथोड पे होने वाला रिएक्शन लिखती हूं। कैथोड पे क्या होना है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का Br2 ने वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और 2 ब्रोमाइड बनाए। इन दोनों को ऐड कर दो। एक आपका हो गया एनोडिक हाफ रिएक्शन। इसको कहेंगे हाफ रिएक्शन किसका? एनोड का। इसको भी कहेंगे हाफ रिएक्शन किसका? कैथोड का। दोनों को ऐड करिए और बताइए ओवरऑल सेल इक्वेशन आपके पास क्या आई? Br2 plus H2 gives 2 protons plus 2 Br negative. अभी आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना नर्स्ट, उसमें दबा के ये सारे आएंगे। अभी तो लग रहा है कि +1 की रिडॉक्स रिवाइज हो रही है, एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं एक भी चीज ऐसी नहीं लाई आज जो आज के चैप्टर में डायरेक्टली एनसीईआरटी में इन्वॉल्व ना हो। तो उस वक्त बम फोड़ने से अच्छा है आपको तैयार कर दूं। सेल रिएक्शन बनाए बिना पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अब पहली बार आप देखिए बड़ी अजीब सी चीज। क्या मेरे को आप इसका इसका लिख लिया सबने? इसका सेल रिएक्शन लिखना, सेल रिएक्शन ओवरऑल। इसका सेल रिएक्शन लिखिए। यही है इसका सेल रिएक्शन, चेक करना। ओवरऑल ऐड कर दिया तो अक्षिता यही है। मेरे साथ कोप अप हो रहा है ना? स्लो तो नहीं लग रहा? नोट करने में उलझ तो नहीं गए? यही है सभी लोग। अब जब आप इस चैप्टर में 90% रिएक्शन देखोगे दो मेटल्स के बीच, और हर बार क्या होगा? एक आयन रिएक्टेंट में, एक आयन प्रोडक्ट में। 90% मतलब अगर मैंने 100 क्वेश्चन टोटल दिए, 90 क्वेश्चन में आपको पता है एक आयन इधर है, एक आयन इधर है। जैसे ही नॉन मेटल आ गया, और खुदा ना खास्ता दोनों ही नॉन मेटल आ गए, आपके दोनों आयन्स एक साइड है, वहीं खटकने लग जाता है लोगों को कि कैसे हो गया दोनों आयन्स एक साइड, कुछ हम गलती कर रहे हैं। और फिर दिमाग लगता है ये तो इधर से इधर देखो मैम, ये नेगेटिव चार्ज 0 हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है, आपने उल्टा दिया है हमको ट्रैप करने के लिए। कभी नहीं कोई दे सकता स्टैंडर्ड नोटेशन, गलत, अलाउड ही नहीं है। तो यहां ये मत दिमाग लगा लेना इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है, नो वेज, ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड के कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हैंड के कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए तुमको यूं भी करना पड़े ना, चलेगा। तो यूजुअली पिछले मतलब जब शुरू शुरू में मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैं हर बार ये वाली इक्वेशन में आके हम गलत होते थे और फिर सोचना पड़ता था। देन आई ट्राइड कि मेरे टीचिंग में बहुत शुरू में ये चीज आ जानी चाहिए, डोंट मेक एनी रूल एक्सेप्ट फॉर वन। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन। क्लियर एवरीवन? राइट। सो ये आ गई ओवरऑल सेल इक्वेशन। मैं चाहूंगी आप लोग मेरे साथ ही रहें, और अगर स्पीड मेरी फास्ट हो रही हो तो मुझे बता दीजिए, आई विल स्लो डाउन। लेकिन अब मेरे को इतने के बाद आप पूरी तरह यहां चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, ये आपका क्लास 12th की एनसीईआरटी का पहला पेज, पहला क्वेश्चन, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ये देखिए फर्स्ट पेज तो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरा सा दे रखा है, क्यों पढ़नी जरूरी है, ठीक है, एक इतना सा पैराग्राफ। और उसके बाद जो फर्स्ट पेज में ले रही हूं उसके ऊपर लिखा है एज वी हैव डन सेल इन रेडॉक्स रिएक्शन। सीधे डायग्राम दे दिया, और डायग्राम सीधे दे दिया मतलब जितनी भी बात मैंने की अब तक वो आपको आनी चाहिए।
अगर एनसीईआरटी ने उस पॉइंट को मेंशन कर दिया तो इट इज पार्ट ऑफ माय सिलेबस। तो ये सेल जो है यहाँ गैल्वेनिक सेल जो आपको दे रखा है मैंने वो कराया। उसके बाद ये पूरा पेज मैं अब कवर करा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 11th में बात भी नहीं की थी, जिस बारे में यहां से पूरा 12th का इवेल्युएशन स्टार्ट है। अगर मान लीजिए ये अभी सुनना, लिखना नहीं, आराम से लिखेंगे, ये वही सेल जो पीछे हम समझ समझ के आ रहे हैं, वही गैल्वेनिक सेल है। इधर अब मैंने क्यों नहीं लिखा इधर क्या है कि आप ही बता दो, इधर क्या है जिंक का कंटेनर, इधर क्या है कॉपर का कंटेनर। करंट की डायरेक्शन क्या है ये, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है ये, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब मेरा सवाल यहां ये है, और इस वाले सेल से 1.1 वोल्ट आ गया। अगर गैल्वेनिक सेल में मैं नीचे कॉन्सेंट्रेशन दोनों कंटेनर में 1 मोलर कर दूं ना, तो गैल्वेनिक सेल इज नोन एज वोल्टेइक सेल। कोई पूछे कि गैल्वेनिक और वोल्टेइक में क्या फर्क है, गैल्वेनिक इज अ प्रिंसिपल, सेल कैसे बनता है, और वोल्टेइक इज, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेशन भी डाली नाप तोल के, और ये वो सेल है जो आपके घर में 1.1 वोल्ट पेंसिल सेल के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर 1.1 वोल्ट लिखा है। आज आप देखिएगा रिमोट में इस्तेमाल होने वाले सेल में 1.1 वोल्ट लिखा होगा, ये वो सेल है, या वो मोटे वाले सेल होते हैं वो है। समर जागते रहना है थोड़ी देर, ठीक है। सो यहां पर इसमें कितना वैल्यू आई, 1.1 वोल्ट। अब अगर मैं इस सेल में एक काम करूं, अच्छे खासे सर्किट में मैंने एक सेल लगा रखा है, वोल्टेज इस मीटर से मुझे पता भी चल रही है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। ये जो मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, उल्टा। उल्टा मतलब मैंने फोर्स किया कैथोड को एनोड बनने को और एनोड को कैथोड बनने को। उल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी कर दी। लेकिन मैं जो बाहर से पोटेंशियल लगा रही हूं, पोटेंशियल का सिंबल होता है ई, वो 1.1 से कमजोर है, थोड़ा सा लेस है। इस सेल पे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं। आपने बाहर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस किया इलेक्ट्रॉन्स को कि तुम इस डायरेक्शन में मत मूव करो, लेकिन इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीज है वो वीक है। तो इस सर्किट पे कोई असर नहीं पड़ा, अपना काम जैसे चल रहा था चलता रहा। बट अगर बाहर से लगने वाला पोटेंशियल और अंदर जाने वाला अंदर प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल जस्ट ऑपोजिट एंड इक्वल हो जाए तो क्या होगा, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे मेरे खर्चे पर, ड्रेस्टिक कंडीशन पे, उसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, सेल पोटेंशियल विल बी जीरो। इक्विलिब्रियम सेट हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं उतने इधर से इधर जा रहे हैं, वोल्ट मीटर बीच में, यहां तो कोई बिजली नहीं जा रही जी, नेट जीरो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर मैंने ई एक्सटर्नल, सॉरी ई एक्सटर्नल जीरो नहीं लिखना था, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और अगर ई एक्सटर्नल मैंने 1.1 वोल्ट से बड़ा कर दिया तो क्या होगा, एनी गेस परीक्षित, क्या होगा? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से जो पोटेंशियल आ रहा है कैथोड एनोड पे, अब सेल पे क्या असर पड़ेगा? किसी को नहीं आता आंसर ना, हमने कभी किया हुआ है, गेस करवा रही हूं। समर क्या होगा? शगुन, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगेगा। पोटेंशियल का मतलब क्या है, करंट। क्यों अपरीक्षित? समर, अगर मैं कह रही हूं इसके ऊपर मैंने उल्टी डायरेक्शन में एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और अंदर जो ऑलरेडी पोटेंशियल चल रहा है, इट इज जस्ट अ सिंपल फैक्ट, इस हाथ पे, इस हाथ से अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा दम लगा दूं तो इस हाथ को पीछे जाना पड़ेगा। पहले हाथ इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैंने रोकने की कोशिश करी, नहीं हुआ, एकदम बराबर लाई, कोई मूवमेंट नहीं, जीरो हो जाएगा। और फिर जब ये वाली साइड ज्यादा पावरफुल होगी तो उसके पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं अप्लाइड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से बड़ा कर दूं तो उसकी चलेगी, जो बड़ा है, और बड़ा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन उल्टी करो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी करो। यानी मुझे ये सुनना था आपसे, अब जो कैथोड थी मैम वो हो गई एनोड, अब जो एनोड थी वो हो गई कैथोड। ये तो उल्टा काम हो गया। यस, ये सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर है कि बिजली से आप वो काम कर सकते हो जो अपने आप नहीं हो रहा। ये सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर है। तो अभी पहले तो ये अब आप सबको डायग्राम बनाना है,
और लिखना है जो जो मैं लिखती जा रही हूं मेरे साथ साथ। यस, इक्वल होगा तो नो फ्लो, वो अब मैं हर एक में लिखने लगी हूं कि इक्वल होगा तो क्या, पॉइंटर्स क्या लिखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर, आप डायग्राम बनाएं या ना बनाएं, सबसे पहला पॉइंटर है व्हाट इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, हेडिंग यही डालिएगा प्लीज, व्हाट इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। तो उसमें क्या होगा, जिंक वाला कंटेनर विल बी एनोड सेम, नथिंग चेंजेस। तो दोनों में ये लिखने हैं, तीनों में। एनोड पे क्या हो रहा होगा, जो पहले से चल रहा था, नो चेंज, जिंक इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। कैथोड पे क्या चल रहा होगा, वही जो एक्सपेक्टेड था, कॉपर 2+ इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंजिंग इनटू कॉपर। आपसे ये एक्सपेक्टेड है बोर्ड की कॉपी में या ऑब्जेक्टिव में, कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है तो एनोड पे यही चेंज चल रहा होगा, कैथोड पे यही चेंज चल रहा होगा। पहले इतना लिखिए, तब समझ आएगा कि आगे क्या लिखना है। लिख लिया सबने, एक और चेंज लिखिए, जिंक की इलेक्ट्रोड धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी, जिंक धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा और कॉपर धीरे धीरे थिक होता जाएगा। कॉपर की इलेक्ट्रोड टाइम के साथ साथ थिक होती जाएगी, जिंक डिसॉल्व होता जाएगा। ये विजिबल चेंज भी बताना है आपको, पूछते हैं विजिबल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में मैंने आपको ये 3 चीजें लिखवाई, आपको पता होना चाहिए। सेकंड केस क्या है, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू 1.1 वोल्ट। एनी गेस क्या लिखोगे, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके नीचे लिखोगे नो रिएक्शन एट कैथोड एनोड। तो जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं उसी में लिखे, नो रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड। एक तो दोनों पे कोई रिएक्शन नहीं, ना कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, ना जिंक थिक हो रही है, सॉरी, ना जिंक डिसॉल्व हो रहा है, ना कॉपर की इलेक्ट्रोड थिक हो रही है, और आई कैन राइट नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं रहा। क्या है, यस, जिंक तो थिक होगा। अब वो थिक और डिसॉल्व होने वाले से पहले रिएक्शन लिख ले, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। तो बताइए, जिंक वाली इलेक्ट्रोड में रिएक्शन उल्टा होने लग जाएगा, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट जिंक एंड कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके नीचे आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम, अब तो कुछ ही लिख लो, अब तो इसमें बहुत कुछ लिखने को आ गया मेरे पास। इसके नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक अब थिक होगा, कॉपर अब डिप्लीट होगा। ये सब पॉइंट्स लिखिए इसके नीचे। आ गया सबके पास ये। नाउ एक्सटर्नल पोटेंशियल, तीसरा जो केस आया वो मेरे को सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर देखने को मिलेगा, नॉट एग्जैक्टली दिस, बट सेकंड पार्ट में जरूर बात होगी कि अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाती हूं तो मैं वो रिएक्शन भी पॉसिबल करवा सकती हूँ जो अदरवाइज नेचर में अलाउड नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। चलिए, सबसे कॉमन सेल जो है, अब आपने 3 नाम सुने, तीसरा है ये, गैल्वेनिक, वोल्टेइक, डेनियल। तो जो कॉमन मैन तक पहुंचाया गया है उसको कहा जाता है डेनियल सेल, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर है, वोल्टेज उसकी 1.1 है। गैल्वेनिक भी, देखिए वोल्टेज, गैल्वेनिक, ये सारे जो नाम हैं, और डेनियल,
जो कॉमन मैन तक पहुंचता है उसको कहा जाता है डेनियल सेल। गैल्वेनिक और वोल्टेइक एक ही बात है। कुछ बुक्स इसको गैल्वेनिक बोलती हैं, बट अभी मैं जरा एनसीईआरटी चेक करके आपको बताती हूँ उसमें क्या लिखा है, आपको वही करना है। ये जो 1.1 वोल्ट वाला है, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिटी सच अ डिवाइस इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। तो इस डिवाइस को अच्छा, तो ये जो है इसको यहां पर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेरे साथ करिए, गैल्वेनिक और वोल्टेइक लिखिए। कॉल्ड एज, आपके एनसीईआरटी ने बोल्ड में दे रखा है तो उसी को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और जो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं वो डेनियल सेल माना जाता है। तो ये नाम दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। और यहीं आपको धोखा दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बदल दी तो आप उसको गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल नहीं बोल सकते। ये कॉमन मैन के पास सबसे पहला सेल जो पहुंचता है वो मोटा सा, अब तो पतले भी बन गए हैं खैर, वो है आपका गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। दिस नेम वी नीड टू अग्री, ठीक है, साइंटिस्ट के पीछे नाम आपको रटने हैं, याद करने हैं। तो अब मैंने सबसे कॉमन सेल आपके सामने ला दिया। नाउ जब तक मैं कहूंगी नहीं, ये नोट नहीं करना, ये सिर्फ नॉलेज वाली चीज है, नो बडी विल आस्क यू। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भूल गया या आइडिया ही नहीं था, 11th में कभी पढ़ा ही नहीं, इसमें से कुछ भी नोट करने लायक नहीं है। सिर्फ एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आना चाहिए समझाना। आपको एक बार समझ आ जाए तो उसके बाद ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही चलना है। जब भी किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करना होता है तो मेरे पास सबसे पहला सवाल आता है बिल्कुल जीरो से। अगर मैंने 11th में हूं इस वक्त, मैं मान लूं मैं 11th क्लास में रिडॉक्स शुरू कर रही हूं, ये वाला टॉपिक, तो पहला सवाल आप बच्चों के दिमाग में या मेरे दिमाग में क्लियर करने के लिए आता है, व्हाट डू आई मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट ऑल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है एक इलेक्ट्रोड पे बना हुआ पोटेंशियल, नो वेज। जब पोटेंशियल होता है तो आई नीड टू आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल नहीं बना होगा तब तक पोटेंशियल नहीं आता। तो किन दो चीजों के बीच, किस एक चीज के बीच, अब वो फाइट समझिए। अगर मैंने कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड को उसके खुद के आयंस के कांटेक्ट में रखा, एम को एम प्लस के कांटेक्ट में रखा, जब भी ऐसा हुआ दो चीजें पॉसिबल होंगी। ये एक हिस्सा है, 1/2 है। या तो उसमें पॉसिबल हो सकता है रिडक्शन, या उसमें पॉसिबल हो सकता है ऑक्सीडेशन। या तो ये इलेक्ट्रोड पतली हो जाएगी या ये इलेक्ट्रोड और थिक हो जाएगी, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन क्या हो रहा है। तो अगर मैं कहूं सबसे पहली चीज चेक, कोई नोट नहीं कर रहा है तो मैं इसको और जूम कर रही हूं ताकि दिख जाए सबको। अगर ये होता रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है? कहीं से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस तक पहुंचे। अब आपको पता ही है कहीं से आ सकते हैं। जब इस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो ये M प्लस क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को लेके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा होता है, एनी गेस फ्रॉम लास्ट 3-4 स्लाइड्स, उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या होता है? क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ भाग रहा है, एनोड पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ भागेगा अगर वो नेगेटिव है तो क्या मतलब, कितनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ भाग रहा है किस दिन से? लाइक चार्जेस रिपेल। मैं कहां जा रही हूं भाई, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये क्या मतलब है भाई? इलेक्ट्रॉन जिस भी इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है उस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो वो भाग गया उस पे। तो अब अगर मैं उसी बात को पकड़ूं, अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कहीं से आ रहा है, इस पे चार्ज क्या रहा होगा? पॉजिटिव। छोटा 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 बहुत सारे पॉजिटिव बना रही हूं भाई, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां से मेटल जो है वो क्या कोशिश कर रहा है? यहां से मेटल कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया। अगर मैं बहुत ज्यादा इसकी इंटरफेस पे जाऊं, इंटरफेस क्या होता है? जहां पे दो डिफरेंट फेसेस मीट कर रहे हैं, लिक्विड और सॉलिड।
तो जहां पर लिक्विड और सॉलिड मीट कर रहा है, ये वाली लाइन, यहां पर एक चार्ज सेपरेशन है। किस बात का चार्ज सेपरेशन? कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बन रहा है, पैदा हो रहा है, ये कह लीजिए। कंटेनर में तो पॉजिटिव है ही, ये सारे पॉजिटिव आयन क्या हैं, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन कहीं से इसके अंदर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? इस इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव की वजह से। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये पर्पल कलर से मैं इलेक्ट्रॉन बना रही हूं, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा? जो अंदर कंटेनर पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ। कंटेनर पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, सॉरी, कंटेनर के अंदर जो आयंस हैं उसकी तरफ। तो यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, वन साइड इज पॉजिटिव, वन साइड इज नेगेटिव। इस पोटेंशियल की वजह से एक टर्म कॉइन की हमने इस इलेक्ट्रोड पे थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली जो मैंने दिखाया, डेवलप होने वाले पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इस अकेली इलेक्ट्रोड पे, विच डिपेंड्स कि सामने कौन लगा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो सपोज मैं कह रही हूं, मेरे पास अगर रिडक्शन होता, उसकी वजह से यहां जो चार्ज सेपरेशन हुआ, उस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हुआ। उस पोटेंशियल को मैं क्या नाम दूंगी? रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन होता, तो उसकी वजह से जो नाम बनाना पड़ता मेरे को, वो क्या नाम बनाती मैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दो टर्म्स यहां से शुरू हुई, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोड और उससे टच होते हुए लिक्विड सॉल्यूशन की वजह से, छोटे से पोटेंशियल की वजह से डेवलप हुआ। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हमें ये तो पता है प्रोसेसेस दोनों उल्टी हैं। रिडक्शन इज जस्ट रेसिप्रोकल रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जो निडल आई, अगर एनोड बन रही है तो निडल इधर है, वही इलेक्ट्रोड अगर कैथोड बन रही है तो निडल इधर होगी, प्लस का माइनस होगा, बीच में जीरो होता है। अगर यहां इधर निडल गई है +1.1 और मैंने बदल दिया सारा, तो निडल क्या हो जाएगी? -1.1। तो जिस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, क्योंकि आईयूपीएसी इंटरवीन करता है कि हमें सबका एक ही पोटेंशियल मान के चलना पड़ेगा अगर सभी का रिडक्शन हो तो। क्योंकि मुझे पता है कॉपर का रिडक्शन भी पॉसिबल है अगर सामने मैग्नीशियम है, कॉपर का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है अगर सामने गोल्ड है। तो मैं कॉपर को कहां लूं, ऑक्सीडेशन में कि रिडक्शन में? तो ये लड़ाई आईयूपीएसी ने बंद करी, आप सबको रिडक्शन मान के चलो, दुनिया में हर चीज का रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए सबके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लाने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड मेरे पास गिवन है आईयूपीएसी की तरफ से, उसकी वजह से जिनमें ऑक्सीडेशन हो भी रहा था, उनके आगे क्या लगाया गया? माइनस साइन। उस माइनस साइन का मतलब क्या है? ये जबरदस्ती कन्वर्टेड है रिडक्शन पोटेंशियल। जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव में आप देखोगे, वो क्या थे? एक्चुअली में हो इनका ऑक्सीडेशन रहा था, जबरदस्ती आईयूपीएसी को सेटिस्फाई करने के लिए, एसआई को सेटिस्फाई करने के लिए इनके आगे नेगेटिव लगा के इनको रिडक्शन पोटेंशियल में डाल दिया। तो इस वजह से अब हम जितने भी पोटेंशियल्स आपको देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल देंगे, और अगर ऑक्सीडेशन देंगे तो बता के देंगे कि आप उसके आगे माइनस लगा के उसको किस में कन्वर्ट कर सको? रिडक्शन में। तो इसीलिए मैंने कहा कि nobody will ask you these question, these are the question which you will ask once I start question. So इसीलिए मैं उससे बचना चाह रही हूं। अगर कहीं पर पोटेंशियल की वैल्यू रिपोर्ट होनी है तो सिंबल क्या है? E। और उसके ऊपर अगर मैंने लगा दिया नॉट, तो उसका मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज तो नहीं नोट करने को कह रही, लेकिन अगली क्लासेस से जब इसके न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो पहले ही नोट कराऊंगी। एसटीपी का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, समटाइम इसको एम्बिएंट टेम्परेचर भी बोलते हैं, एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री नहीं है, राइट, इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने, अब आता है सवाल, ठीक है तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड्स मान लिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन आने वाला है अभी आगे की स्लाइड्स पे, नापते कैसे हैं? क्लास 11 में मैंने पढ़ाया था एसएचई शी, एनीवन जो मेरे बैच वाले बच्चे हैं, पिछले साल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया था। देखो नए बच्चों को बता रही हूं, देख लो किसी को नहीं याद कि पढ़ाया भी था कि नहीं, किसी के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कल को तुमको ये लगे ना कि ये पहले पढ़े हुए इनको बेटर समझ आ रहा होगा, तो उस भूल में रहना मत। हम सब इस वक्त बराबर है, भूल गए कब क्या बात क्या कर रहे हो आप।
इसीलिए मेरे पास स्टाफ से सजेशन आया था कि मैम आप एक क्लास बचाओ, एक लेक्चर बचाओ, आप क्यों +1 का रेडॉक्स ले रहे हो? जो नए बच्चे हैं उनको हम मॉर्निंग में बुला के करा लेते हैं। तो व्हाट आई टोल्ड टू माय स्टाफ कि मैं आज क्लास में ही प्रूफ कर दूंगी कि कितना ज्यादा जरूरी था रिवाइज कराना, हम तो सब भूल के बैठे हैं। सो नए बच्चों को ना गलती से भी एक्सक्यूज मत ले लेना, तुम लोग हमें नहीं आता, इनको आता होगा, देख लो। अगलों को ये भी नहीं पता है कि ये टॉपिक कराया था कि नहीं कराया, अंदर तो क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूं। सो आई एम नॉट एम्बैरेसिंग यू, मेरे को आशा ही नहीं विश्वास था कि हम भूले हुए होंगे। तो मेरे को आज का लेक्चर बचाना नहीं है, मुझे रेडॉक्स चैप्टर बचाना है मेरा, ठीक है। सो एनीवेज, कराया था नहीं कराया था घर जाके देख लेना, बता देना। मैं तो अपने ऐप पे चेक कर चुकी हूँ मैंने क्या क्या कराया था, कैसे कराया था। अब सवाल आता है, आपने किताब में तो बता दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इसको कल को जाके नापोगे कैसे? ये क्वेश्चन आपको 11th के स्कूल एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता, ऑल्दो मैं 11th में करा देती हूँ कि मेजर कैसे किया जाता है। मुझे याद नहीं मैंने आपको कराया था कि नहीं, अगर मैं मान भी लूं, लेकिन 12th के बोर्ड का क्वेश्चन है हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। चुपचाप टेबल रटा दिए आपको और आगे चला दिया हमने। अब हम उस बात पे पहुंचेंगे, आखिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप निकालते कैसे हो? तो पहले तो देखिए वैल्यूज होती क्या है। स्टैंडर्ड मान लिया गया भाई, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लो, उसकी वैल्यू 0 है, किसी को तो 0 पे लाना पड़ेगा, जो उससे ज्यादा उसकी पॉजिटिव, जो उससे कम उसकी नेगेटिव। तो स्टैंडर्ड मान के चल गए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बनाओ, उसके पोटेंशियल को आर्बिट्रेरली 0 पुट कर दो, उसके हिसाब से निकल की जब आई वैल्यू तो नेगेटिव में आई, क्लोरीन की आई वैल्यू तो पॉजिटिव में आई। अब ये क्या हिसाब से, क्या मतलब, कुछ नहीं पता। अगर हमने +1 में भी किया था तो हमारा जोर ये था बस जल्दी से वैल्यूज वाला टेबल ले आए तुम्हारे सामने, तुम्हें ज्यादा फैलने ना दें क्योंकि 12th का हिस्सा है। तो अब मेरा टॉपिक शुरू होता है, आखिर ये वैल्यूज तुम निकालते कैसे हो? और निकालने के बाद तुम बता दोगे नेगेटिव का मतलब है इसका एक्चुअली तो उल्टा ही हो रहा था, वो तो हमने रिवर्स करके लिखा है, क्योंकि एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ने कह दिया कि हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, तो एज्यूम करो इसका भी रिडक्शन हो रहा हो। वरना आप मेरे को काउंटर दे सकते हैं, कैथोड का भी रिडक्शन करा दो, एनोड का भी रिडक्शन करा दो, ये कोई बात है? नहीं, रिपोर्ट करते वक्त रिडक्शन करा रहे हैं, एक्चुअली में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उस साइड जाऊं उससे पहले, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ किसी ने नोट ना किया क्योंकि अकेले समझ में नहीं आएगा, उससे पहले मेरे को समझना है आखिर, या बताना है हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते कैसे हैं। और इतना मैं बता दूं, ये आपके लिए +1 में किया या ना किया बिल्कुल 0 होगा। मैं यहां तक पहुंची क्योंकि ये मेरे +2 का टॉपिक है जो आपको प्रोड्यूस करना है। उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार कराना दिखाना चाहूंगी, जो पूरा +1 का पार्ट था। कैसे किया उसके लिए पहले ही बता रही हूं, आज की क्लास के एंड में करा के भेजना है कि ये नापते कैसे, निकालते कैसे। थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे रखते हैं। जैसे भी निकालते और नापते हैं उससे हर मेटल, नॉन मेटल, जिस जिसकी इलेक्ट्रोड में बना सकती थी, ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, परमैंगनेट हो, निकल, पोटेशियम, सोडियम, जिस जिसका मैं बना सकती थी मैंने बना के E0 वैल्यूज रिपोर्ट कर दी, हाइड्रोजन के मुकाबले रख के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऐसे ही करी, फ्लोरीन की पॉलिंग ने कह दिया आर्बिट्रेरली 4 ले लो, और उसके मुकाबले बाकी सबकी वैल्यूज आपने याद कर ली, आपका काम चल गया। सिमिलरली सबकी E0 वैल्यू आ गई और उसको एक टेबल में, एक चार्ट में लगाने को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारे पास कितने लोगों के पास एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 है? निकाल लो, जितनों के पास भी है निकाल लीजिए, जो घर बैठे हैं वो भी निकाल लीजिए प्लीज। ये बातें बहुत, अब जितना मैं ला सकी क्लैरिटी से मैंने यहां पर आपको दिया। एनसीईआरटी का टेबल इससे उल्टा, आई थिंक फ्लोरीन सबसे नीचे, देखना जिनके पास है। ऐसे ही है, बढ़िया। सो अगर अब आप देखें तो फ्लोरीन से लेके यहां लिथियम तक पहुंचे हैं। एक तो टॉप और बॉटम सबको याद होना चाहिए, वाइवास तक में हो जाएगा। अब आपको बुक शेयर करने के लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां पर कर दिया है, ठीक है। तो बुक जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है वो ज्यादा कष्ट ना करें, बस लाने का कष्ट कर ले, मेरे लिए वो बहुत बड़ा एहसान होगा। अब इसमें देखिए जो स्टैंडर्ड है वो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, हाइड्रोजन, उसको आर्बिट्रेरली हमने 0 रखा। वैल्यू कैसे निकली वो बाद में बात करेंगे, वो लास्ट है मेरा। लेकिन वैल्यू जो निकली मैंने उसको एक ऑर्डर में लगा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ऊपर किसको रखा है मैंने? फ्लोरीन को, जिसकी वैल्यू 2.87 है। ये किस चीज की वैल्यू है? रिडक्शन पोटेंशियल्स की। सबसे नीचे किसको रखा है? लिथियम को, जिसकी वैल्यू -3 है। जितने भी हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सारे क्या हैं?
हाइड्रोजन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? अगर सबको हाइड्रोजन के साथ नापना है, यानी कि इतना सुन लीजिएगा, अगर सारे के सारे सेल ऐसे बनाए जाएं जिसमें एक साइड का कंटेनर फिक्स कर दिया, दैट इज हाइड्रोजन, और दूसरी साइड के कंटेनर को बदल बदल के मेटल नॉन मेटल लगाते गए, और हाइड्रोजन के कंटेनर को मैंने 0 मान लिया वोल्टेज, तो उस हिसाब से मैं चलूं तो हाइड्रोजन अगर 0 है, नीचे देखना क्या है सारे, ऑल मेटल्स। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं सभी के सभी नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहे हैं, हाँ या ना? हाइड्रोजन के ऊपर कोई मेटल है ऐसा? आयरन सोच समझ के बोलना, आयरन सोच समझ के बोलना, हाइड्रोजन से ऊपर आयरन 3+ से आयरन 2+ है, इसमें आयरन एक भी नहीं है, मेटल बात कर रही हूं, आयरन नहीं। कॉपर मिलेगा पक्का, सिल्वर गोल्ड भी दिखना चाहिए, और अगर हम कोशिश करते अभी, क्योंकि बहुत छोटा टेबल है आपकी जो एनसीईआरटी, उसमें गोल्ड भी होगा प्लेटिनम भी होगा, तो जो भी आप देखेंगे ऊपर जितने भी हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के सामने रिड्यूस होते हैं, नीचे जो हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होने वालों को ही मैंने नेगेटिव साइन लगा के जबरदस्ती रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी जितने भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के साथ मुकाबला करने में क्या फेस करेंगे, दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज होंगे ही होंगे, और जितने भी ऊपर हैं वो हाइड्रोजन के सामने क्या करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत छोटा टेबल है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत बड़ा है, और एनसीईआरटी के इस टेबल पे जाना मत। जब आप एनसीईआरटी बुक जहां खत्म होती है एंड में, जहां बहुत से मोलर मासेस का टेबल है, वहां एक और टेबल दे रखा है ई नॉट वैल्यूज का, कि जो वैल्यूज यहां नहीं दी वो बुक के पीछे एक्स्ट्रा दे दी। सो इसीलिए बहुत सी और वैल्यूज हैं जो इस पेज के बाद भी आखिरी में जहां लॉग टेबल वगैरह दिए होते हैं वहां एक और ई नॉट टेबल दे रखा है, वहां और वैल्यूज हैं जिसको हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, क्योंकि इनको एक पेज पे देने का शौक था तो दे दिया, अगला पेज पीछे डाल दिए। सो आप कुछ बुकलेट मिलेगी उसमें मैं पूरा एक साथ दूंगी टेबल। इस तरह से जो सीरीज बनाई गई उसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इफ somebody asks me what is electrochemical series, electrochemical series is increasing or decreasing order of reduction potential value if I assume सारी इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रही हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, assume। तो इस तरह से एक सीरीज आपको मैंने अभी जितना कोशिश कर सकती थी दिखा दी। यहां से आपका वो हिस्सा शुरू होता है जो आपको इस पे क्वेश्चनिंग करनी है, जिस पे मेरा मेनली टेस्ट फोकस है, वो इस पे। यहां तक लाने के लिए तो आपको इतना पढ़ाना पड़ा मुझे। मेनली मेरा टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे है। मुझे नहीं पता आज मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, कैसे नापा जाता है ये पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ये मेरे को पूरा पढ़ाना है क्योंकि मेरा टेस्ट इसी पे है। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेरे को अगली क्लास में लेके जानी पड़ी, फिर मेरे 12th का बहुत बड़ा टॉपिक है, आराम से लेंगे। सो सबसे पहले बहुत तसल्ली से आगे आने वाले क्वेश्चंस, और जेई नीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रेडॉक्स का ये हिस्सा। सबसे पहली चीज पता लगाना, क्या कोई सेल बन भी सकता है, ये आपके 12th का भी हिस्सा है, 11th का भी हिस्सा है। अब ये सेल बनने का क्या मतलब है, चेक एवरीवन, कि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई एनोड बनाती हूं, किसी भी मेटल की मेरे को मिल रही है इलेक्ट्रोड, मैंने उसकी एनोड बना दी, और दूसरे एक मेटल की मैंने कैथोड बना के वो सारा सॉल्ट ब्रिज एंड ऑल सेटअप दिया, और मेरे से पूछा गया इसकी करो जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने से पहले, सेल बनाने की फैक्ट्री डालने से पहले रिसर्चर क्या करते हैं, भाई ये सेल पॉसिबल भी है, ब्लास्ट तो नहीं कर जाएगा, या वोल्टेज ही नहीं आए, कुछ और तरह की गड़बड़, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, सब कुछ सेफ है जी, लेकिन क्या ये बन भी सकता है ऑन पेपर, पहले सोचो। तो फीजिबिलिटी ऑफ सेल, जब तक आप एनोड और कैथोड का पूरा वो कंटेनर बना के सारा सेटअप करके देखें, उससे पहले मेरा कॉपी में काम क्या होगा, कॉपी में काम होगा सेल का पोटेंशियल निकालो। एवरीवन लिसन केयरफुली, फर्स्ट मिस्टेक आपके सामने आने वाली है। अगर मेरे पास एनोड का पोटेंशियल है, कैथोड का पोटेंशियल है, दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है, टोटल पोटेंशियल गिवन बाय सेल। तो उसके अंदर अगर मैं यहां पर लिखती हूं, अभी मैं इसको रब करूंगी, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूं, कैथोड और एनोड का ऐड कर दो जी, राइट,
कैथोड और एनोड का आप ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम ई नॉट सेल ऐसे आना चाहिए। अब मुझे पता है कि कैथोड का जो भी वैल्यू होगी ऐड तो मैं कर रही हूं, कैथोड पे क्या होना है, रिडक्शन, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऐड करी। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन। लेकिन मेरे को वैल्यू कौन सी दे रखी है तुमने, रिडक्शन की, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन तुम जो वैल्यू पुट करोगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां कौन सी पुट कर रहे हो, तुम तो चार्ट में दे रखी है रिडक्शन वाली, वो पुट कर रहे हो। तो मेरे को यहां पर जब इधर माइनस पुट करना ही है ऑलरेडी, तो मैं दो दो साइन लेके क्यों चलूं। जब गिवन वैल्यू मेरे पास एनोड की जो है वो माइनस में है गिवन वैल्यू, तो मैं ये प्लस भी लेके चलूं ये माइनस भी लेके चलूं, कोई तुक्का है इस बाहर वाले प्लस का, कोई सेंस नहीं है। इसीलिए फॉर्मूला जो है ई सेल का वो स्टैंडर्ड की वजह से क्या बन गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आई होप आई मेड इट क्लियर कि मैंने फॉर्मूला में माइनस क्यों लाया, क्योंकि आपके पास 99% केस में ई नॉट जो है इस टेबल से देखने को कहा जाएगा। आप नेगेटिव वैल्यू देख के फिर दिमाग मत लगा लेना कि हम नेगेटिव वैल्यू देख के क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव वैल्यू देखोगे पुट करोगे, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। इसीलिए अभी मैं कह रही हूं इस पे बहुत लंबा डिस्कस ना करके पहले मैं केसेस कराऊं, एंड आई विल वेट फॉर द कंफ्यूजन, आई विल क्लैरिफाई इट। फॉर्मूला सारी क्लास एक ही यूज करेगी, नो चेंज इन दैट फॉर्मूला। ई कैथोड माइनस ई एनोड गिव्स मी ई नॉट सेल। क्लियर है सबको। तो अब मेरे पास यहां पर एप्लीकेशन की बात आती है, यहां से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये 12th की एनसीईआरटी का पार्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो बजाय ये थ्योरी नोट करने के सिर्फ समझो, मेरी सजेशन, ये थ्योरी कभी कोई नहीं पूछता। क्या पूछता है, सिर्फ क्या सेल फीजेबल है, और वही अब मैं डीपीपी में क्वेश्चन कराऊंगी, ज्योति सर्कुलेट कर देना डीपीपी। अगर किसी सेल का, ठीक है, ई नॉट पॉजिटिव आ जाए, अगर किसी सेल का ई नॉट पॉजिटिव आ जाए, सेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से पॉसिबल है, बिना किसी थ्योरेटिकल डिस्कशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के। आप लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक मैं प्रैक्टिस पूछती हूं आपसे, जिनके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी देखें, और जिनके पास नहीं है वो इस टेबल से देखें। मुझे बताइएगा, क्या सिल्वर, ये रहा, सिल्वर में और कॉपर में सेल पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू ई नॉट की। सिल्वर और कॉपर में सेल अगर बनेगा तो, सेल अगर बनेगा तो आप मेरे को उसकी ईएमएफ की वैल्यू दीजिए। बनेगा तो उसका ईएमएफ कितना, ई कैथोड माइनस ई एनोड के अलावा कोई फॉर्मूला यूज किया तो पिटाई लगेगी। ये कैसे डिसाइड करोगे कैथोड कौन सी एनोड कौन सी, बता दो ना, इसमें से लंबी कहानी तो मैंने सुनानी है। इसमें कैसे डिसाइड किया कैथोड कौन सी, सिल्वर की कॉपर, सिल्वर क्यों। तो अब आपके पास आ जाता है, ये भी तो पहचानना पड़ेगा कैथोड कौन सी एनोड कौन सी। कुछ कुछ टुकड़ा लोगों को उम्मीद है याद आ गया होगा, नहीं भी याद आता तो उसी के लिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, हर कोई नोट करेगा ये। जब आपके पास है ना एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके अंदर टू फाइंड फीजिबिलिटी ऑफ सेल यू कैन नोट डाउन नाउ एवरीथिंग, तब मैंने मना किया था कि मेरे को जरा एक बार वहां लेके आना था। इस पूरे को नोट करिए, और फिर मैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड का मतलब है मिस्टेक्स यू कैन डू। फिर कराती हूं क्वेश्चंस, पहले पता चल जाए आप क्या क्या गलती करेंगे। सो पहली मेरे पास है जो इस साल बहुत यूज होनी है, टू फाइंड फीजिबिलिटी ऑफ अ सेल। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, सेल फीजिबल है, लेकिन उसके पॉजिटिव आने के रास्ते में हमें बड़ी सारी ट्रबल्स आनी है, जो एक मैंने दिखा दी। मैं कैसे ढूंढू कैथोड कौन सी एनोड कौन सी, क्या हर बार मुझे ढूंढनी है, क्वेश्चन हिंट देगा।
इस बारे में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड इज माय कलेक्शन। फिर नोट करना, ऊपर जो फॉर्मूला दिया है वो सिर्फ आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दी हैं। चेक, जिसको मैं रेड अंडरलाइन कर रही हूं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या तो स्पेलिंग देके देंगे तब तो पढ़ ही लोगे, लेकिन अगर आरईडी नहीं लिखा नीचे और लिखा है निकल 2+ से निकल बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। अगर इसकी वैल्यू मैंने आपको x वोल्ट दी है, मतलब आपको क्या दिया है? आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। उस फॉर्मूले में पुट करने से पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा -x। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने दे दिया तो उस फॉर्मूले में -x जाएगा, 2 माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस। तो पहली गलती यह है कि आप फॉर्मूले में दिमाग लगा लेंगे, मत लगाना। आपको दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल पुट करनी है। अगर दी हुई है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कन्वर्ट करके पुट करनी है। दिस इज फर्स्ट मिस्टेक वी आर सपोज टू डू, राइट? अब आ जाते हैं सेकंड मिस्टेक पे, अगर फर्स्ट मिस्टेक समझ आ गई तो। सेकंड मिस्टेक आपकी क्या है? हाँ जी, एनीथिंग लग गया दिमाग? नहीं, दिमाग लगा के हो गए कंफ्यूज? बेटा यहां पर क्या दे रखा है? ऊपर मेरी वैल्यू में नेगेटिव है, वैल्यू में मेरे नेगेटिव है। हो सकता है एक लेस नेगेटिव हो, एक मोर नेगेटिव हो, दोनों सेम नेम, ठीक है। एक्स का मतलब ये मत समझ लेना दोनों सेम है, वो कंफ्यूजन ना हो। मैं जेड कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, यू जस्ट वेट। दोनों वैल्यूज आएंगी नेगेटिव, एक ज्यादा नेगेटिव होगी, एक कम नेगेटिव होगी, उसी में हम बड़ा छोटा ढूंढेंगे। जस्ट वेट। कोशिश ये करिएगा थोड़ी देर दिमाग मत लगाना, जो कह रही हूं उसको मान लेना, उसके बाद लगाएंगे दिमाग, ठीक है? थोड़ी देर मेरे तरीके से चल लेना। फिर सेकंड इशू क्या आता है? मान लीजिए मेरे को ऐसे सेल नोटेशन दे दी जाए, क्या मैं एनोड कैथोड खुद ढूंढ सकती हूं? अगर सेल नोटेशन दे दी जाए फिर तो एनोड और कैथोड पहले ही पता है क्या है। एनोड कौन सी है? ये। कैथोड कौन सी है? ये। चुपचाप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उठाइए और फॉर्मूले में पुट करिए। तो आप यहां पर खुद नहीं डिसाइड कर रहे कौन कैथोड कौन एनोड। पॉइंट 2 में सेल नोटेशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अनंत थोड़ी देर दिमाग नहीं लगना, डिस्कशन नहीं यहीं पर। जब मैंने सेल नोटेशन दे दिया, आप चैलेंज नहीं करोगे मैम उल्टा दिया, दूंगी उल्टा, नहीं तो मैं नो वाले आंसर कहां से लाऊंगी? नो, दिस सेल इज नॉट पॉसिबल। मेरी मजबूरी है, मैं सारे सही तो दे ही नहीं सकती ना। क्वेश्चन में तो यही है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग सेल इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे एक तो उल्टा देना पड़ेगा, या इज और आर नॉट पॉसिबल, तो मेरे को उल्टे देने पड़ेंगे। डोंट चैलेंज द क्वेश्चन। सिमिलरली कहीं पर भी सेल नोटेशन है, कहो तो बेवकूफ बना रहे हो मैम, कॉपर कब से ऑक्सीडाइज होने लग गया जिंक के आगे? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है। तो प्लीज डू नॉट डाउट क्वेश्चन, एनोड एंड कैथोड, यू हैव टू फॉलो दैट। तो अब तीसरी गलती या तीसरा कैटेगरी जो आपको रिमेंबर, एक एक रिमेम्बरेंस में घुसानी है कुछ भी करके। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, क्या निकल स्पेक्यूला को यूज किया जा सकता है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन को स्टेयर करने में या पिक करने में? अगर निकल स्पेक्यूला है, मतलब एक मेटल कौन सा है? निकल। और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है तो दूसरा रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2+। यही ध्यान दीजिए, कॉपर 2+ का एक ही डेस्टिनी है, कॉपर बनना। निकल की एक ही डेस्टिनी है, निकल 2+ बनना। सेल रिएक्शन क्वेश्चन में मेरे को दे रखा था, मैं नहीं दिमाग लगा सकती कि गलत दिया है मैम, वैल्यू देख के तो साफ पता लग रहा है ये पॉसिबल नहीं है, तो मैंने भी तो यही पूछना है कि वैल्यू देख के साफ पता चल रहा है कि नहीं है। नो, तुम पहले सेल रिएक्शन देखोगे, सुनिएगा ध्यान से। ई नॉट दे रखा होगा दोनों का, ई नॉट पुट करोगे। ई नॉट सेल अगर अगर इसमें आया पॉजिटिव, भाई सेल बन जाएगा, चम्मच गल जाएगी। सेल बनने का मतलब क्या है? एनोड तो डिप्लीट हो जानी है, गल जाएगी सॉल्यूशन, या चम्मच गल जाएगी, कुछ तो गड़बड़ होगी। और अगर इसका ई नॉट, मैंने तो सेल ही उल्टा बना के दे दिया, चाहिए भी तो वही था। अगर इसका ई नॉट सेल नेगेटिव है, भाई सेल नहीं बन रहा, आराम से इस स्पून को तुम इस्तेमाल करो, 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला स्पून को। इस क्वेश्चन में भी कैथोड एनोड तुमने डिसाइड नहीं की,
किसने डिसाइड करी? क्वेश्चन ने। मेरे को तो निकल की चम्मच लानी है और कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन मिक्स करनी है। तो कई बार होता है निकल 2+ और कॉपर क्यों नहीं लिया भाई? चम्मच जिसकी थी वही लोगे ना, निकल आयन की तो नहीं थी। इसीलिए यू कैन नॉट डिसाइड सेल, सेल हैज टू बी डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन। कौन कैथोड बना हुआ है, कौन एनोड बना हुआ है, तुम तो हमेशा फिर सही करोगे, मेरे को तो गलत भी करवाना है। क्लियर हो गया इतना? इसको भी नोट करिए, पॉइंट 3 को। ऑल गुड गुनीश? ज्यादा ही गुड है? पेन रेज नहीं, पेन तो लो, वो तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी है, बट लंबा चल गया थोड़ा सा। पेन लेना देना। तीसरा पॉइंट, अब मैं इसके क्वेश्चंस करा रही हूं आपको, इन चारों पॉइंट की गलतियां करा रही हूं। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्वेश्चन में जो मैंने किया आपके साथ, एक आपको दिखा दिया टेबल और पूछ लिया जी कॉपर और इसमें सेल बनेगा, और आपको कहा आप बताओ किससे तुम क्या डिसाइड करोगे। तो एवरीवन पेन रोक दो एक बार, उसके बाद फिर चालू करना। अगर मेरे को इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोड्स दे दी दो, जिनकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है, जो मैंने यहां किया, बनाओ सेल और इसकी ई नॉट वैल्यू दो। यहां अकेला एक ये केस है जहां तुम लोग डिसाइड करोगे कैथोड कौन सी बननी चाहिए। तो मुझे याद दिलाइए, कैथोड कौन सी होती थी? जिसपे रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बनाओ कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बनाओ एनोड। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा का मतलब ये आ रहा है, अगली स्लाइड्स पे लिखा हुआ मिलेगा, मैं एक साथ समझा के फिर 1 बाय 1 लूंगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो मुझे इसमें बताना जरा कौन सी कैथोड बननी चाहिए थी? जिसकी वैल्यू ज्यादा, टेबल में जो जितना ऊपर है। तो ये बनना चाहिए था मेरा कैथोड, ये बनना चाहिए था एनोड। अब बनाना ईएमएफ कितना? 0.80 में से क्या माइनस कर दूं? 0.34। आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में। तो तुम जब भी चुनोगे हमेशा ई नॉट पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि तुम सही चुनोगे। और मैं जब भी क्वेश्चन में देने की कोशिश करूंगी, कुछ भी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब करिए नोट जो मैंने रोक दिया था। एवरीवन, ई नॉट वैल्यू इज इंटेंसिव। थर्मो में हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव वर्ड पढ़े थे, और ये बात तब हुई थी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है मैटर पे डिपेंड करे, इंटेंसिव का मतलब होता है मैटर पे डिपेंड ना करे। कितना? तो डेंसिटी वाटर की हमेशा 1 है, लेकिन वाटर का मास डिपेंड करता है वाटर कितना लिया, वाटर का वॉल्यूम डिपेंड करता है वाटर कितना लिया, लेकिन मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी हमेशा फिक्स है 1। तो ये ई नॉट की वैल्यू, क्योंकि आप देखेंगे जब पर मोल में आती है, थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो ये पर मोल में आती है, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आप देखिए, एक सेल जो मैंने यहां दे रखा है, ये तो वही वाला सेल है गैल्वेनिक या वोल्टेक जो हम बात कर रहे थे, इसका पोटेंशियल है 1.1। अगर मैंने इसके स्टोइकियोमेट्री में आगे 2 लगा दिया, पोटेंशियल नहीं डबल होगा। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप एक यूनिट घुसी हुई है पर मोल वाली। तो आप डबल भी कर रहे हैं तो रिपोर्ट पर मोल ही कर रहे हैं, आप 10 गुना भी कर रहे हैं तो ई नॉट वैल्यू रिपोर्ट पर मोल ही कर रहे हैं। तो अगर बैलेंसिंग हम बदल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 की जगह 4 की जगह 6 हो रहा है, ई नॉट वैल्यू में रत्ती भर भी चेंज नहीं होगा। यही अगर हेस लॉ से एंथैल्पी बात करती मैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते तो एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? लेकिन ई नॉट वैल्यू को हाथ भी नहीं लगाओगे, दोनों की ई नॉट विल बी सेम, क्योंकि नॉट आपके पास जब आया था तो मैंने क्या फिक्स कर दिया था? 1 मोलर। अब बैलेंसिंग में तुम यहाँ 2 कर लो, हाफ कर लो, 5 कर लो, ई नॉट का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट पर मोल, जो कभी चेंज नहीं हो सकती। नोट डाउन। नहीं स्ट्रेस दिया गया था उस पर, क्योंकि तब आप उस तरह से ले नहीं सकते थे।
ये जो नॉट ने आके मेरे को बता दिया भाई 1 मोलर है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तुम मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, कुछ भी करो, नो चेंज. सो ई नॉट वैल्यू इज अ intensive property. Potential is a intensive property. Do not depend on electrolytes concentration or electrodes mass, anything. आगे चले. इसके नीचे क्या लिखा है ये आप शुरुआत में कर चुके हो. अगर सेल इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम वाला सेल आज देख लिया था, ऑपोजिट में भी सेम पोटेंशियल आ रहा है. वो ऑपोजिट कैसे आ रहा है बाद की बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए जितना होना था हो गया, अब सेल इक्विलिब्रियम में आ गया, उसका मतलब उससे आने वाला पोटेंशियल क्या है, जीरो. दोनों साइड अगर बराबर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, नेट फ्लो जीरो होगा. तो अगर अब मैं इन तीनों को एक साथ पूछूं, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो. इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल क्या होता है, जीरो. ये सब एनसीईआरटी का चल रहा है, कुछ भी मैं बाहर का नहीं लाई हूं, अगले टॉपिक में सारी चीजें घुसेंगी. लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. जब इक्विलिब्रियम आता है वो तो तभी जिंदा होता है, शुरू ही तब होता है. के इज नॉट इक्वल टू जीरो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो कुछ वैल्यू होगी, जो भी होगी बाद की बात है, लेकिन तीनों में से कौन सी वैल्यू नॉन जीरो है पता होना चाहिए. डेल्टा जी, ई नॉट और के विल बी नॉन जीरो. कभी सुना भी नहीं होगा के जीरो होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कभी नहीं जीरो होता, लेकिन डेल्टा जी जीरो होता है, ई नॉट जीरो होता है. बहुत प्यार से नोट करिए इसको, संभाल के. ये अगले एनसीईआरटी के टॉपिक्स में घुसेंगे सब चीजें. तो अब आपको 2 साल की ई नॉट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को क्लोज करना आज का टारगेट था. पूरे 2 साल में जितना भी जहां भी ई नॉट आएगा वो आज क्लोज होगा. यस, स्पॉन्टेनियस का ही प्रायवाची है फीजिबल, उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा. यस, हर स्पॉन्टेनियस चेंज का डेल्टा जी नेगेटिव होता है, बिल्कुल सही. और ये क्वेश्चन दबा के मिलेंगे अब तुमको. हाँ पता है मेरे को, पहले पहले दूसरे क्वेश्चन ही है ये, करेंगे इन सबको. हाँ जी, आ गया सबके पास. तो ई नॉट से रिलेटेड पांचों पॉइंट्स, पांचों छहों. सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, अगर मेरे को ई नॉट सेल देना है तो मेरे को कैथोड एनोड की वैल्यूज कैसे पुट करनी है, किस फॉर्मूले में पुट करनी है. फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और वैल्यू कौन सी पुट करनी है, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल उस फॉर्मूले में. अगर मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो मेरे को पहले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके फिर बदलना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है. सेकंड, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन दी है, दिमाग नहीं लगाना, इसका मतलब ये वाली सामने वाले ने एनोड बनाई है, ये वाली कैथोड बनाई है, जबकि आपको गलत लग रही है, लेट इट बी. तीसरी चीज क्या थी, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि क्या मैं सिल्वर के पॉट में कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन स्टोर कर सकती हूँ, तो सिल्वर का पॉट इज रिएक्टेंट सिल्वर, और कॉपर नाइट्रेट का कॉपर 2+ इज अनदर रिएक्टेंट. इन दोनों के बीच रिएक्ट करके हम सेल बनाएंगे. यहां मैंने स्पेक्यूला यूज कर लिया निकल का. तो इसके बाद आया था, अगर मेरे को इंडिपेंडेंटली 2 इलेक्ट्रोड्स दिए और पूछा है सेल कंस्ट्रक्ट करो, तो ही कैथोड एनोड मैं सही चूज कर पाऊंगी और ई नॉट बता पाऊंगी. देन कम्स कि स्टोइकियोमेट्री हैज नो इफेक्ट ऑन ई नॉट वैल्यू. एंड लास्ट इज इक्विलिब्रियम आया तो डेल्टा जी के साथ साथ एक चीज और जीरो होती है, और वो है ई नॉट. अब छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन करते हैं आपके साथ, जिससे ये सब कुछ आपका सेट हो जाए. देखना एक बार, इसको नोट नोट नहीं करना है इसको कोई, ये बहुत ज्यादा बचकाना है. स्टैंडर्ड नोटेशन में ऑब्जर्व करिए, कोई ऐसी चीज जो आपको खटक रही हो, कुछ नया कुछ डिफरेंट, ये प्लीज गलती से भी नोट मत करना, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ये नोट करने वाली चीज नहीं है. स्टैंडर्ड नोटेशन हर तरह की दिखाना चाह रही हूँ. कुछ खटक रहा है अनन्या, कुछ खटक रहा है, डरो मत. नींद आना, उबासी आना इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. मेरा मेरा भी तरीका यही है कि मैं बात कर लूं उस बच्चे से जो निंदी आ रहा है थोड़ा सा. ठीक है, चलो. थक गए हो ज्यादा, कुछ अलग खटक रहा है, कुछ डिफरेंट लिखा है जो पहले नहीं बताया.
कार्बन। ग्रेफाइट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं ले सकता, गरीब लैब है, वो क्या करेगा? वो कार्बन ग्रेफाइट ले लेगा। नहीं, ये फैक्ट है, फैक्ट। प्लेटिनम बहुत महंगा आता है, कभी खरीदने जाओ बताना, ठीक है? प्लेटिनम बहुत महंगा आता है, तो अब तो खैर गोल्ड और प्लेटिनम बराबर से हो गए हैं, तो प्लेटिनम वाकई में एक्सपेंसिव है। मेरे को अगर मेरी छोटी सी लैब में करना है, स्कूल वाले कौन सा स्कूल वाला कोई दे रहा है तुमको प्लेटिनम वायर? नहीं दे रहे ना, तो हम कॉपर ग्रेफाइट से काम चला लेंगे। तो हम कार्बन ग्रेफाइट से हम ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक सरफेस ही तो देना है गैस को। तो कहीं कल को प्लैटिनम की जगह ग्रेफाइट है तो हम गरीब है बस, और कुछ नहीं है। प्लैटिनम भी यूज हो सकता है। और कुछ यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ गड़बड़ है? ये तो सेम है यार। और कुछ तो फर्क है। ब्रैकेट, अगर मेरे को कंसंट्रेशन या प्रेशर रिपोर्ट करनी होगी माय नेक्स्ट टॉपिक, तो ब्रैकेट भी मिलेगा। इफ वी आर गिविंग यू ब्रैकेट, आगे आगे आप देखेंगे यहां ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट का मतलब है हम शायद कंसंट्रेशन के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं जो अगले टॉपिक से शुरू होगा। तो मिले तो उस वक्त उसको गलती मत लीजिएगा। हो सकता है मैं यहां इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर बताना चाह रही हूं, ऑल्दो आई नो, बट मैं बताना चाह रही हूं कि भाई इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो ब्रैकेट लगाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो डबल लाइन है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है? तो स्टैंडर्ड नोटेशन 3 तरह से, ये जेई नीट के लिए। अगर आगे जो आएंगी चीजें, एक ही सॉल्यूशन में 2 तरह के आयंस हैं। आयरन दोनों आयंस में इक्वली स्टेबल है, 2+ में भी 3+ में भी। दोनों एक ही कंटेनर में हैं तो कॉमा लगा के दिखाया जाता है। राइट, ये नॉर्मल एनसीईआरटी से बिल्कुल बाहर है, ऐसा कुछ एनसीईआरटी नहीं फेस करेगा। सो Fe2+ के साथ कांटेक्ट में मेरे को Fe3+ दिखाना हो, सॉरी, ये है मेरी एनोड और ये है मेरी कैथोड। अब ये कैसे कैथोड बन गई, एनोड बन गई, वो जिस दिन टॉपिक आएगा उस दिन बात करेंगे। लेकिन अगर कॉमा लगाया मतलब दोनों आयंस एक ही कंटेनर में एक साथ मौजूद हैं। एक से ज्यादा आयंस बने तो उनको कॉमा लगा के दिखाया जाता है। स्टैंडर्ड नोटेशन को लेके कुछ आगे आने वाली अटपटी चीजों को मैंने यहां पर स्ट्रीमलाइन कर दिया कि एक ही साथ आपको दिखाई दे जाए। इसको नोट नहीं करना, ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू, टॉपिक्स के थ्रू आगे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ मिलेंगे। आप सबसे पहले एक काम करिए, क्यों इतनी आगे जाऊं, मुझे बताइए, क्या मैं निकल, इधर देखिएगा सभी लोग, और जिनके पास एनसीईआरटी वो उससे कर सकते हैं। क्या मैं निकल के स्पेक्यूला से जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन को स्टेयर कर सकती हूँ? क्या मैं निकल की स्पून से, और मेरे को ई नॉट वैल्यू चाहिए, नो और यस नहीं चाहिए, मुझे पता है ऊपर नीचे देख के ही बता दोगे। आई नीड ई नॉट वैल्यू। क्या मैं ई नॉट वैल्यू के साथ कर सकते हो? नहीं पूछ रही। आई, और अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है और आप यस कर सकते हो, वो कहेगा बेटा घर आके दिखाई दे तू, अभी तो 0 नंबर है। मेरे को ई नॉट चाहिए। सेल रिएक्शन लिखो, ये सब गलत बोल रहे हैं। अगर ई नॉट वैल्यू नेगेटिव आई तो कर सकते हैं, तो पहले तो ई नॉट नेगेटिव दो। निकल की स्पून से क्या मैं जिंक सल्फेट स्टेयर कर सकती हूँ? यानी मेरा सेल रिएक्शन क्या होगा? निकल की स्पून प्लस, अगर ये दोनों एज्यूम कर लूं, मान लो सेल बनाते भी रिएक्ट करते भी, तो निकल 2+ और जिंक बनता। रिएक्ट करते करते कि नहीं करते वो किससे पता चलता है? ई नॉट सेल। बताएं मेरे को, जिनके पास एनसीईआरटी है, जिनको स्क्रीन पे दिख रहा है, बातें नहीं। निकल की वैल्यू क्या दे रखी, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सबसे बड़ी बात, निकल क्या बन रहा है इसके अंदर? एनोड। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, निकल एनोड बन रहा है, तो मेरे को ई कैथोड पहले लिखना है। कैथोड जिंक कितना है वैल्यू? माइनस के बिना बोला तो वैसे ही खत्म है मामला, पहले ही कह दो मैम नंबर काट लो।
-0.76 माइनस, अब जरा मेरे को निकल की एनोड की वैल्यू बताइए, -0.26। अब मेरी क्लास बताए सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आई कि नेगेटिव में? तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आने का मतलब है नो, सेल इज नॉट पॉसिबल या रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर यस, वी कैन यूज दिस स्पेक्यूला फॉर दिस पर्पज। अगर बोर्ड में आया और तुमने ये नो और यस नहीं क्लियर दिया, नंबर कटेंगे, ये बता दूं तुमको, हर हालत में नंबर कटेंगे। कि कल को ये ना कहो हम तो ये बात बोल के आगे ऐसा ही बताया था, बिल्कुल नहीं, सारा ये दिखाना पड़ेगा। एंड एवरीवन, अगर आप जेई नीट के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं, मेरी अभी से आपको एक ही हिदायत है समीर, कुछ भी करके सेल रिएक्शन लिखे बिना जल्दबाजी में कूदना मत इस पे, वहीं आपको ट्रिक किया जाएगा, क्योंकि एवरीबडी नोज, बच्चे देखते ही जवाब दे देते हैं, तो वहीं फंसाना है आपको। डू नॉट गो unless you are writing this particular cell reaction। सेल रिएक्शन के बाद एक पॉज जो आप लेते हो ना सेल रिएक्शन लिखते वक्त, वो आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। कहीं भी इसके बिना नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू आर ऑलरेडी मेकिंग योर क्वेश्चंस नेगेटिव एट द एंड ऑफ द चैप्टर। क्लियर हो गया सबको कैसे? वही मैंने कहा ना, दिमाग नहीं लगाना ये वाला कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। सुनो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो कैथोड की वैल्यू चुपचाप वो साइन के साथ पुट करो, जो एनोड की वैल्यू चुपचाप वो साइन के साथ पुट करो। इसको अगली क्लास में ना इत्मीनान से एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करूंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड, अभी तुमको सिर्फ बार बार यही करी क्योंकि मुझे पता है लगेगा दिमाग, बिकॉज आई नो हर साल का रोना दिमाग लगना है इसमें, और वहीं हमने क्वेश्चन किल कर देना है। जस्ट रिमेंबर फॉर टुडे ओनली, नेक्स्ट क्लास में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कोई बात नहीं, मेरा टाइम भाग रहा है, नहीं तो मैं अभी करा भी देती आपको। स्पून किसकी है? निकल क्या है? एनोड। तुम लोग बताओ, कैथोड की वैल्यू पहले पुट होनी होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। निकल एनोड है, क्या उल्टा किया है मैंने? अरे भाई सुन लो तुम लोग, क्या है ये जो शुरू से बोल रही उस पे मिट्टी डालना ये होता है? नहीं, ओके नहीं है, इट्स नॉट ओके विद मी अभी। लिसन एवरीवन, तुमको किसने कहा ये दिमाग लगाने को? आपने एनोड का भी रिडक्शन कर दिया दोनों पे, यही बात मैंने बोली थी कि एंड में ये दिमाग लगाया ना, आप दोनों का रिडक्शन करा रहे हो। थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दे, एक जगह कह रही हूं ना लगाओ, बाकी जगह तो लगाते हो नहीं तुम, जहां लगाना होता है। एक फॉर्मूले में आई आस्क्ड यू, दिमाग मत लगाना, अगर नंबर चाहिए तो लगा लेना अगली क्लास में। पहले एक बार दिमाग ना लगा के आउटपुट दिखा दूं, फिर दिमाग लगा के आउटपुट दिखाऊंगी, यू विल चूज दिस। अगर मैं कह रही हूं इस फॉर्मूले को, ई कैथोड माइनस ई एनोड को एज इट इज यूज करो, ई कैथोड जहां लिखा है वहां उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखो, ई एनोड जहां लिखा है वहां उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखो। वो जो बीच का माइनस है, दैट विल केयर अबाउट दैट रिडक्शन ऑक्सीडेशन यू आर फाइटिंग फॉर, डोंट फाइट फॉर इट। अक्षिता, तुम्हारा डाउट? राइट, बिल्कुल। यहां तुम्हें ये थोड़ी कहा कि चम्मच किसकी बनाए, यहां मैंने कहा मैं निकल की चम्मच लाई हूं। तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कॉपर की चम्मच बनाते। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। मैं कब कह रही हूं नहीं होना चाहिए? हु टोल्ड यू कि नहीं होना चाहिए? मैं कह रही हूं भाई मेरा मन किया मैं निकल की चम्मच ले आई हूं। एक सेकंड, निकल की चम्मच ली, क्या मैं जिंक सल्फेट की सोल्यूशन हिला लूं? तो अगर मैं मानती हूं कि निकल और जिंक रिएक्ट करते, सपने में भी रिएक्ट करते, तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे कि रिएक्टेंट ये है। तुमसे अगर मैंने पूछा होता बेटा निकल और जिंक को साथ रखना है, किसकी चम्मच बनाऊं, तब तुम ये बात करते। यही इतनी देर से कह रही हूं, एवरीवन स्टॉप टॉकिंग। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5 5:30 तक जाएगी क्लास, आई हैव नो प्रॉब्लम, आने दो फिजिक्स वालों की घंटियां, देख लूंगी।
यही कह रही हूं, इसमें जब तुम ये दिमाग लगाते हो तो तुम खराब करते हो काम को। आप ये सोचो क्यों मैंने ये 5-6 पॉइंट्स बनाए। और एक बात वो ये ना, बच्चे को फिर क्या करें, मैंने बताया यही 5 कंफ्यूजन है, यही 5 गलतियां आप करोगे, एंड आई नो करोगे और अच्छा है करो, बट उसके बाद समझो भी मेरी मजबूरी है, एक दिन में मेरे को पढ़ाने को 2 ही घंटा मिलता है। अब मेरे को जब एक दिन और मिलता है अगली क्लास, तब तुम लोगों के इस चीज को और ज्यादा मैं पोस्टमार्टम कर पाऊंगी। लेकिन मेरे को एक चीज चाहिए इस टॉपिक में, कि जो 2-2 3-3 लोगों की आदत है, हम तो अपना पहले आपस में यहां डिस्कस करेंगे, वो मेरे को यहां बॉदर करता है, आसपास वालों को बॉदर करता है। वही बात, कितनी बार कहानी सुना चुकी हूं, इसका कंफ्यूजन मल्टीप्लाई होके इसमें आता है, फिर इसमें आता है, फिर इसमें आता है, वो तो फिर बीमारी की तरह फैलता है। रुक जाओ यार, आपस के डिस्कशन थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। आपको खुद नहीं चूज करना कैथोड कौन सी होनी चाहिए, आप खुद नहीं चूज करोगे। क्वेश्चन में गलत दिया है, दैट्स द पर्पस, कि आप बताओ गलत है ये, राइट और गलत है तो उसका क्या आउटपुट है। गिव योरसेल्फ सम टाइम, अगली क्लास में हम डीपीपी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको आ जाएगा। लेकिन एक बार के लिए एक लाइन पे सबको चलना पड़ेगा। तो यहां मैं फिर यही बोलूंगी, जब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ रही हूं उसका पर्पस एक ही है, आप फिक्स करो आपकी अप्रोच क्या होगी। नाउ लास्ट थिंग, किस तरह से मैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिसाइड करती हूं। तो जो क्लास की बिल्कुल शुरू में किया था, दोबारा वहां पहुंचती हूं। हर वो चीज जिसकी रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, वो खुद क्या होगी, रिड्यूस। सामने वाले को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज। तो खुद क्या कहलाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो टेबल अगर दिमाग में हो, सबसे ऊपर कौन था, फ्लोरीन, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी। तो फ्लोरीन की खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक टुकड़ा तो याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो वो एक टुकड़ा मैं यहां लिख देती हूं, किसी को लगे तो। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी हाईएस्ट है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये टुकड़ा तो आप याद रखिए, इसके ऑपोजिट टुकड़ा आप आराम से बना सकते हैं, कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो खुद रिड्यूस होगा सबसे जल्दी, और सामने वाले को क्या करेगा, सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये एक फ्रेज कह लीजिए, एक टुकड़ा आपको याद है, तो आप इसका दूसरा टुकड़ा अपने आप फ्रेम कर सकते हो। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या मेरी क्लास इस वक्त इस लायक है कि मैं 2 ई नॉट वैल्यूज दूं, रैंडमली दे रही हूं, करके बताओ। इन दोनों के बीच बनने वाले सेल का ईएमएफ, मैम -0.4। माइनस, भाई यहां से आया है नेगेटिव में आंसर। पहले तो आप मेरे को पहले तो कैथोड कौन सी, मोहित कैथोड कौन सी, अच्छा 2 ही हैं और दोनों आ रहे हैं आंसर। मेरे टेस्ट में 4 हैं, चारों को तुम चारों कैथोड बना दोगे। मैं वही देख रही थी कि टेस्ट के लायक हुए हो कि तुम, मैं तो 4 दे दी और पूछा इसमें से बेस्ट कैथोड कौन सी, आपस में। एनीवेज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो कैथोड ज्यादा हुआ इसका, क्योंकि नेगेटिव में छोटी वैल्यू है ज्यादा। तो ये बनी, अच्छा भी आ रहा है, ओके, ये बनी कैथोड और ये बनी एनोड। अब मेन काम तो मैंने कर दिया अकल वाला, अब तुम करो। तो डोंट फील प्राउड ऑफ दिस आंसर, अकल वाला काम मैंने किया कि कैथोड ढूंढनी है। सो ये जो बहुत देर से चल रहा था, उसको पहले मेरे को नलिफाई करना था, कि भाई अगर आपको 2 वैल्यूज दे दी जाएं, कैथोड खुद ढूंढिए। और अगर मैंने सेल नोटेशन दे दी
कैथोड खुद मत ढूंढिए, सेल के हिसाब से या स्पून कौन सी है उस हिसाब से ढूंढिए। आगे